हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हो बेटे आप सभी? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे ऐसे आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेंगे। बच्चों, आज हमने कोर्स कोड BHDLA 138 की अगली इकाई 8 पर चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है। इकाई 8 में हमने बेटे पत्र साहित्य के बारे में पढ़ना है। पत्र साहित्य के बारे में हमने पढ़ना है और इस इकाई में हम खास तौर पर जो मुक्तिबोध जी हैं उनके पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज का हमारा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं, जिसका आधार है पत्र साहित्य। पत्र क्या होते हैं, पत्र हम कब लिखते हैं, किसको लिखते हैं, साहित्य में इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्वता है, पत्र साहित्य और गद्य साहित्य की दूसरी विधाएं, उनमें क्या अंतर है, मुक्तिबोध जी के पत्र क्या हैं, यह उन्होंने किसे लिखे, कब लिखे और साहित्यिक दृष्टि से इनकी क्या भूमिका है, साहित्य में इनका क्या योगदान है, ऐसी सब बातों पर बेटे हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मेरे वीडियो लेक्चर्स को इतना स्नेह देते हो, इतना प्यार से, इतना ध्यान से सुनते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी पढ़ाई जो है, आपका अध्ययन जो है वह निरंतर चलता रहे, ऐसी ही मैं आशा रखता हूँ। भले ही हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, भले ही समय आज ऐसा चल रहा है कि हम कक्षाओं से बहुत दूर हो गए हैं, भले ही हम कितना भी घर में कैद रह लें, लेकिन फिर भी कैसी भी परिस्थितियां हों, हमने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है और पूरे ध्यान से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से हमने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर परीक्षा जो है वो कैसी होगी। तो बेटे, परीक्षा को ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो मैं इसे ठीक नहीं समझूंगा। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ाई इसलिए करें कि हम कुछ सीख सकें, हमारा जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो परीक्षा तो हमारी अपने आप ही पास हो जाएगी, उसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। केवल बातों को, तथ्यों को हमने पूरी तरह से समझना है। अब जैसे हम इसी इकाई में पत्रों के बारे में, हमने पत्र साहित्य क्या होता है, अगर आपको पत्र साहित्य क्या होता है, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको इन बातों के बारे में पूरा ज्ञान है तो आपको परीक्षक जो है, आपका एग्जामिनर जो है, वो कैसा भी प्रश्न पूछ लो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बेटे परीक्षक जो है, एग्जामिनर जो है, वो प्रश्न किस में से पूछेगा? पूछेगा तो पाठ्यक्रम से ही ना, और पूछेगा तो आपके पाठ्यक्रम की किसी ना किसी इकाई से, चाहे वो पत्र साहित्य हो, चाहे वो डायरी हो, चाहे वो भाषा हो, है ना। तो जिसके बारे में पूछेगा, अगर वो आपको उसके बारे में, उस विधा के बारे में अच्छे से मालूम है तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप बड़े आराम से उसको लिख लोगे। तो पत्र साहित्य जो बेटे है वह अत्यंत निजी अभिव्यक्ति है, निजी अभिव्यक्ति, ठीक है। परंतु जब कोई बड़ा साहित्यकार, कोई बड़ा मनीषी या कोई बड़ा कलाकार, कोई राजनीति नेता
किसी को पत्र लिखता है तो उसमें साहित्य, कला, राजनीति और पूरे समाज और जीवन से जुड़े बड़े बड़े सरोकार झलकते हैं। यह सरोकार पत्र को निजपन के दायरे से बाहर निकालते हैं और वह पत्र जो है वह पत्र मामूली ना होकर मतलब साहित्य का एक हिस्सा बन जाता है। और जब मुक्ति बोध के पत्रों को आप पढ़ोगे तब भी आप ऐसा ही महसूस करेंगे कि इसमें केवल लेखक के सुख दुख की अभिव्यक्ति नहीं है, केवल उसके अपने निजी भाव या उसके अपने निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति उसमें नहीं है, अपितु इसमें कवि साहित्य, कर्तव्य, जीवन और जीवन से जुड़े अनेक प्रश्नों से जूझता हुआ लेखक जो है वो नजर आता है। यही बड़े प्रश्न जो हैं, यही साहित्यिक चर्चा जो है वो पत्र को लेखक के निजी पत्र के बजाय साहित्यिक बना देती है। इसकी जो शैली है वह भी साहित्यिक है। ठीक है। और यहाँ लेखक जो है, कवि जो है वो करता क्या है, वो कभी इसे कहानी के माध्यम से पाठक के सामने रखता है तो कभी किसी कविता के माध्यम से। ठीक है बेटे। तो पत्र वो हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में आपसे कहूँ कि पत्र वो हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और अनेक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। पत्र के माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या किसी दूसरे की बात जो है वो हम तक पहुंचती है। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा तो पहले भी मैं अपने 1-2 वीडियो लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूँ कि पत्र जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र बेटे हम किसे कहेंगे, जो एक निश्चित परिपाटी पर लिखे गए हों या एक निश्चित परिपाटी के आधार पर लिखे गए हों या जिनका कोई स्वदेश्य हो, स्वदेश्य के साथ जुड़े हुए हों, स्वदेश्य पर आधारित हों। ठीक है। इसी के साथ जैसे हमने पहले बातचीत की है कि कार्यालयी पत्र होते हैं। एक माता पिता का बेटा कहीं दूर विदेश में पढ़ रहा है या भारत के ही किसी दूसरे राज्य में रह रहा है, तो उसका हालचाल पूछने के लिए माता पिता पुत्र को पत्र लिख सकते हैं। पुत्र अपने माता पिता को पत्र लिख सकता है उनके बारे में जानने के लिए। इसी प्रकार हम बधाई पत्र लिखते हैं, किसी अपने दोस्त का जन्मदिन है ना, तो उसको बधाई पत्र, किसी की शादी हुई है, किसी की सालगिरह है, तो पत्रों के बहुत से रूप हैं। और पत्रों के माध्यम से हम करते क्या है कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम है ये पत्र। 2 लोगों के बीच या एक व्यक्ति की अनेक लोगों के साथ बातचीत भी संभव पत्रों के माध्यम से हो जाती है। अब पत्रों की महत्ता क्या है? क्योंकि इससे जो है 2 ऐसे व्यक्ति जो दूर दूर बैठे हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। या पत्रों के माध्यम से हम अपनी बहुत सी समस्याओं का किसी दूसरे से हल पूछने में भी आसानी से हम किसी से पूछ सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। दूसरा कि हम किसी से, मान लीजिए आप कोई विद्यार्थी हैं, आपने 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी लेनी है, तो आप पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र किसको लिखोगे? अपने अध्यापक को, अपने प्रिंसिपल को, कि मुझे 2 दिन का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो जो पत्र हैं वो एक रिश्ते की तरह हैं। यहाँ से मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो मैंने पत्र लिखा और पत्र भेजा, और जिसको पास भेजा वहाँ से उन्होंने मुझे उत्तर भेज दिया। तो यहाँ मैं लेखक हूँ
और वो पढ़ने वाले। लेकिन जब उन्होंने मेरे पत्र का जवाब भेजा तो वो लिखने वाले थे और यहाँ मैं पाठक के रूप में उस पत्र को पढ़ने वाला। तो पत्र, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि संप्रेषण का माध्यम है, विचारों का आदान प्रदान है, सूचनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है बेटे। अब पत्रों की बात करते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो पत्रों की भाषा जो है बेटे, वह बहुत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो बात हम कहना चाहते हैं, जो बात हम पूछना चाहते हैं, वह बिल्कुल स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। दूसरी बात, पत्र किसको भेजना है उसका पूरा पता जो है वो साफ होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। इसी के साथ पत्र किस शहर में भेजा जाने वाला है, किस गांव में जाने वाला है ना, तो वहाँ का पूरा एड्रेस जो है, पता जो है, पिन कोड क्या है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। और पत्रों की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र का विषय जो है वो उसके अनुसार होना चाहिए जो पत्र के भीतर हम सामग्री लिख रहे हैं या जो पत्र के भीतर हम सूचना देना या लेना चाहते हैं। पत्र बेटे ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा। बहुत बड़ा इसलिए नहीं कि उसमें उसको पढ़ते पढ़ते ही दूसरा व्यक्ति यार क्या लिख दिया, पूरी कहानी लिख दी, उसको ऐसा महसूस ना हो। और बहुत छोटा इसलिए नहीं ताकि उसमें से कोई तथ्य जो है वो रह ना जाए, बात जो है वो पूरी स्पष्ट हो जाए, वो पूरी सामने आ जाए और दूसरा व्यक्ति जो है जिसको पत्र भेजा जा रहा है वो बात को, तथ्यों को पूरी तरह से समझ ले। विषय पूरा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है बेटे। अब बात करते हैं बेटे कि पत्रों में मानवीय जो मन की अभिव्यक्ति होती है, मानव के मन की, मानव क्या चाहता है, वो क्या सूचना लेना चाहता है या क्या सूचना देना चाहता है। पत्र व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और पत्र किसी दफ्तर, किसी कार्यालय से संबंधित भी हो सकते हैं। पत्र हमें सूचना देते भी हैं और पत्रों के माध्यम से हम सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई नौकरी आपकी लगनी है, आपका एग्ज़ाम उस नौकरी के लिए हो गया, आपका इंटरव्यू उस नौकरी के लिए हो गया, लेकिन अभी तक आपको उस नौकरी के पर ज्वाइन करने के लिए कोई पत्र नहीं आया, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप एक पत्र लिखोगे उस विभाग के, उस कार्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं उनको आप एक पत्र लिखोगे और उस पत्र में आप क्या पूछना चाहते हो कि मैंने, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा रोल नंबर था, है ना, या जो भी सूचना, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई रोल नंबर है, या जो भी सूचना है आप उसको दर्ज करोगे, अपनी पहचान बताओगे और फिर आप अधिकारी से पूछोगे कि मैंने ये सब कुछ मेरा हो गया था लेकिन अभी तक मुझे विभाग की ओर से कोई ज्वाइनिंग नहीं भेजा गया या ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, तो इसका क्या कारण है? क्या अभी इसमें समय लगने वाला है या कोई और विशेष कारण है? क्या मेरी तरफ से कोई कागजी कार्रवाई तो नहीं रहती? तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान है। आप पत्र के माध्यम से विभाग से अपने से जुड़ी हुई सूचना जो है वो प्राप्त करना चाहते हो। और इसी प्रकार आपके किसी मित्र की अगर नौकरी लग गई तो आप उसको एक बधाई पत्र लिखोगे, उसका प्रारूप अलग होगा, उसकी भाषा अलग होगी, उसके लिए आपके शब्द अलग होंगे, जबकि ये जो कार्यालय पत्र जिसके उदाहरण मैंने आपको पहले बताई, इसके लिए आपकी भाषा अलग होगी।
इसके लिए आप शब्दों का चयन अलग लिखोगे। आप वहाँ पर आदरणीय श्रीमान जी महोदय, लेकिन जब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो, प्यारे मोहन या प्यारे राकेश, है ना। या आप अपनी किसी सहेली का प्यारी सीता, प्यारी गीता या कोई और नाम जो भी, तो आप वहाँ पर शब्दों का जो प्रयोग है वो अलग होगा। क्योंकि जब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो वहाँ आपका एक उसके साथ एक दोस्ती का रिश्ता है, एक दोस्ती का नाता है, एक जुड़ाव है, एक अपनापन है, एक आप दोनों के बीच में जो संबंध हैं उनको आधार बना करके ही आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद है बेटे, जैसे सूचनाओं का संप्रेषण मैंने आपको समझा ही दिया कि सूचनाओं का संप्रेषण है, हम सूचना प्राप्त भी करते हैं और पत्रों के माध्यम से हम किसी दूसरे तक कोई सूचना पहुंचाते भी हैं। ठीक है। तो उसके बाद जैसे दो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दो साक्षर व्यक्ति हैं। अब पत्र लिखने का कार्य करेगा कौन? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा ना। कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं लिख सकता, जिसे शब्दों का ज्ञान नहीं, जिसे भाषा का ज्ञान नहीं, जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं, वह तो पत्र नहीं लिखेगा क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो ऐसा भी माना जाता है या ऐसा भी कहा जाता है कि पत्र लिखने का कार्य जो है वो दो साक्षर व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण का कारण बनता है। पढ़े लिखे होंगे, भाषा का ज्ञान होगा, अक्षरों का ज्ञान होगा, अक्षरों की पहचान होगी, अपनी बात को कहने का ढंग आता होगा, क्या पूछे जाना है, क्या पूछना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी तो पत्र लिखेंगे। किसको भेजना है, कहाँ से भेजना है ना। तो अगर दो साक्षर व्यक्ति अर्थात दो पढ़े लिखे व्यक्ति ही इस प्रकार पत्रों के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण या आदान प्रदान करते हैं या अपने वो मन के भावों को या विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। तो बेटे बात केवल इतनी सी नहीं है, ये तो चर्चा हो गई हमारी, एक साधारण चर्चा हो गई कि पत्र क्या है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि मुक्ति बोध के जो पत्र हैं वो क्या हैं। मुक्ति बोध के बेटे, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको पूरे पत्र उनके पढ़ के सुनाऊंगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि समय की सीमा को हमने ध्यान रखना है। लेकिन मुक्ति बोध के जो पत्र हैं, जो आपको ये नोट्स आपके पास भेजे गए हैं, जो पाठ्य सामग्री आपके पास भेजी गई है, उसमें आपको मुक्ति बोध के जो पत्र हैं वह पूरे पढ़ने को मिल जाएंगे और आपने उनको पढ़ना भी है। क्योंकि जब तक आप मुक्ति बोध के वह पत्र नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि उसके मुक्ति बोध जी के पत्रों में क्या है। थोड़ा सा जो उसका सार है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पत्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने साथी कवि और आलोचक नेमी चंद्र जैन को लिखे थे। इसने किसको लिखे थे? गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने अपने साथी कवि आलोचक नेमी चंद्र जैन को यह पत्र लिखे थे। मुक्ति बोध ने यह पत्र क्रमश 26 अक्टूबर 1945 और 30 अक्टूबर 1945 को बनारस से लिखे थे। पत्र उन्होंने सरस्वती प्रेस के कार्यालय में बैठे बैठे लिखे थे। पत्र में मुक्ति बोध ने कोई भूमिका नहीं निभाई। शुरुआत में नेमी चंद्र जैन द्वारा पत्र न भेजने की शिकायत करते हुए मुक्ति बोध ने उनके प्रति अपने अपनत्व भाव को प्रदर्शित किया। एक चिंतनशील व्यक्ति की तरह मुक्ति बोध ने प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को सामने रखा और स्पष्ट किया कि कर्तव्य में ही सब कुछ नहीं है। यहाँ तक कि
उसकी अधिकता से मनुष्य का हृदय जो है वह संकुचित हो जाता है। इसलिए कर्तव्य के भार से कभी कभी मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्ति बोध ऐसी मुक्ति की कामना करते हैं। फिर अपने लेखन के बारे में वह सूचना देते हैं कि कविताओं को सुधारने में उनका बहुत सारा समय निकल जाता है। फिर थोड़ा सा उपलम्भ देकर मुक्ति बोध नेमी बाबू के लिए अपनत्व भाव को प्रकट कर देते हैं। वे पत्र में बनारस छोड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं ताकि कार्य की एक रास्ता से मुक्ति मिले। उन्होंने अपने निजी जीवन की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया है जब उन्होंने लिख दिया कि शादी और घर गृहस्थी का जंजाल उन्हें कितना कष्ट कर लगता है। जिस घर गृहस्थी को अधिकतर लोग अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, वहाँ मुक्ति बोध मानते हैं कि इसके कारण आदमी 16 आना गधा हो जाता है। अपने स्वयं की मानसिकता पर भी टिप्पणी करते हुए मानो हंसते हैं कि अभी इस फलसफा को पूरा ना मानने के कारण बीच बीच में मैं विद्रोह कर बैठता हूँ। अपने कविता ना लिखने या कविता लेखन में की गई मेहनत का वर्णन करते हुए मुक्ति बोध अपने कविता संग्रह की भूमिका लिखने का अनुरोध भी कर देते हैं। फिर अपने घर परिवार की जानकारी देते हुए एक उर्दू कविता को उद्धृत कर पत्र को समाप्त कर देते हैं। अगला पत्र फिर नेमी बाबू अर्थात नेमीचंद्र बाबू की याद में लिखा गया। नेमीचंद्र जैन ने मुक्ति बोध के जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसे दोहराते हुए उन्होंने लिखा, याद है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने एक व्यक्ति के साथ नाजुक खेल खेला है, उसे कम्युनिस्ट बनाया, उसकी स्त्री के प्रति उसका रुख पलटा, अधिक सहनशील और भावनामय उसे आपने बनाया। यह आभार प्रकट करने के बाद मुक्ति बोध फिर चिंतन के क्षेत्र में चले गए और विवाहित जीवन के आदर्शवाद के विरुद्ध तर्क देने लगे। इसके कारण मनुष्य की सृजनात्मक कल्पना जो है वह क्षीण हो जाती है। इस चिंतन को वे अपने जीवन की पीड़ा का निष्कर्ष मानते हैं और प्रयास करते हैं कि इससे मुक्त होकर जीवन जी सकें। फिर नेमी बाबू को आ रही याद, उनके पत्र ना मिलने की शिकायत और अपने दुख दर्द को प्रकट करके वह अपना यह लंबा पत्र जो है वह समाप्त कर देते हैं। तो बेटे ये मुक्ति बोध जी के जो पत्र हैं जो उन्होंने नेमीचंद्र जैन जी को लिखे हैं उनका छोटा सा सार था। अब हम बात करते हैं मुक्ति बोध के इन पत्रों के विश्लेषण की। इन पत्रों को पढ़कर ऐसा महसूस किया होगा आपने कि मुक्ति बोध ने ये पत्र अपने अत्यंत आत्मीय और विश्वसनीय मित्र को लिखे हैं। ऐसा मित्र जिसके सामने अपने मन की वास्तविक भावनाओं और जीवन के छोटे मोटे दुख दर्द को आसानी से अभिव्यक्त किया जा सकता है। लेखक के मन में ऐसा विश्वास है कि इन पत्रों के माध्यम से कोई गलतफहमी नहीं होगी। पाठक पत्र प्राप्त करते नेमी बाबू लेखक मुक्ति बोध को कभी अपमानित नहीं करेंगे, उसे हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे, बाद में इन्हीं बातों के कारण उनसे व्यंग नहीं करेंगे। लेखक को यह भी विश्वास है कि पाठक नेमी बाबू उनसे अधिकतर समझदार हैं। वे उन्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे जैसे पहले भी उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया, पर विश्वास और आश्वस्ति इन लंबे पत्रों में झलकती है। मुक्ति बोध जी जो हैं वो अपने जो मित्र हैं उनके नेमीचंद्र जैन उन पर बहुत विश्वास करके उनमें अपार श्रद्धा रख के ही वह उनसे अपनी बात कहते हैं। पत्र जो होते हैं बेटे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पत्र जो हैं वो जीवन की अत्यंत निजी अभिव्यक्ति होते हैं।
तो मुक्ति बोध जी के जब इन पत्रों के बारे में हमने चर्चा की, उसका सार या उसका विश्लेषण मैंने आपको बताया, तो तब भी हमारे सामने यही बात रही कि जो लेखक है मुक्ति बोध जी और जो पाठक हैं नेमिचंद्र जी, नेमिचंद्र जैन, तो दोनों के बीच में एक रिश्ता है। रिश्ता क्या है? दोस्ती का। रिश्ता क्या है? निजता का। रिश्ता क्या है? अपनेपन का। तो उसी के आधार पर दोनों मित्र जो हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों मित्र जो हैं वो अपना अपनत्व, अपना प्यार, अपनी निजता, अपना जुड़ाव एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे इतना ही। अगली वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ, एक नई इकाई के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।